नमस्ते साथियों। भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने के क्रम में आज हम सब पढ़ेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप। यानी कि कौन से आधार पे ये माना जाए कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि से अर्जन द्वारा। तो कौन कौन से आधार हैं? तो जन्म से मतलब जन्म के आधार पे, वंशाधिकार द्वारा यानी कि इस आधार पे, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। तो इन आधारों पे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों को। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग के आधार पर, पर्यवसान के आधार पर, वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 इसमें है, इसका विषय है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या? तो भूमि, कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। अब एनआरआई जो अप्रवासी भारतीय होते हैं, पीआईओ जो भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, ओसीआई जो विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं, इनमें तुलना। तो तुलना देख लेते हैं परिभाषा के आधार पे। अप्रवासी भारतीय कौन होते हैं? तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और भारतीय पासपोर्ट धारक है तो वो अप्रवासी होगा। भारतीय मूल के व्यक्ति स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक कौन है? तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता, तो अप्रवासी भारतीय ये भारतीय नागरिक हैं। इस आधार पर तुलना देखा जाए नागरिकता की अर्हता के आधार पर तो ये भारतीय नागरिक हैं। और भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता की अर्हता देखा जाए तो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ के निवासी होने के लिए ये 7 साल कम से कम इन्हें रह के निरंतर रह के आवेदन करना होगा। और विदेशी भारतीय नागरिक संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने लाभ, जो लाभ प्राप्त होंगे किसको, कौन कौन से लाभ होंगे? तो सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो अप्रवासियों को
प्राप्त होंगे। कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा भारतीय मूल के व्यक्तियों को। और एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। वीजा, अप्रवासी भारतीयों का वीजा नहीं लगेगा, भारतीय मूल के व्यक्ति का वीजा लगेगा और विदेशी भारतीय नागरिक का जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं। मताधिकार, अप्रवासी जो भारतीय हैं वो उन्हें मताधिकार का अधिकार है और ये जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं इन्हें नहीं है और ये जो विदेशी नागरिक हैं इन्हें भी नहीं है। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं? तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग 3। अनुच्छेद कौन कौन सा है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस रोहिणी। संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं? तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो भारतीय नागरिक जो केवल भारत के नागरिक हैं उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30। भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार क्या है? तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) या ए में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) में है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) और भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(t). अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं जो ये हैं। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी के आधार पर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। मूल अधिकार। समानता का अधिकार जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 है, 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 क। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो के.टी. शाह का। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2). आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 क। पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 ख। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 ब। अनुच्छेद 39 घ। पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 अंग। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 क। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 क। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थलों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से
मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित की गई थी। उसके आधार पर भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का 5। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ PIL कहा जाता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अनुच्छेद 58 में है। क्या क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर न हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा करता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल
हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। संघ की कार्यपालिकी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, तो 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये सभी अनुच्छेद राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं, तो प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, तो 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो,
तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान न्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरी वेंकटगिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 15वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड हो। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी द्वितीय महिला स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पर्यंत सभापति होना। 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से 1969, श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, श्री BD जती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, श्री R वेंकटरमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, श्री KR नारायणन 1992 से 1997, श्री कृष्णकांत 1997 से 2002, श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017, श्री मोप्पा वरापू वेंकैया नायडू 2017 से 2022 और श्री जगदीप धनखड़ 2022 से अब तक।
किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है? तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352(3) में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी आयंगर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल कैबिनेट। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल क्या होता है? इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन से हैं? तो भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अपर महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी को सौंपे गए कार्य कौन कौन से हैं? तो भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी को संसद एवं दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान न्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणि। महान न्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो V नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक विधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत के संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद 148 इसमें है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। अनुच्छेद 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 150 में है संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह और 151 में है अंकेक्षण प्रतिवेदन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। संसद